सभी को नमस्कार। और आप लोग का एग्ज़ाम बहुत ही सामने है और तैयारी भी सही चल रही होगी और उम्मीद करते हैं कि आप लोग एग्ज़ाम तक अच्छे से बने रहें सब्जेक्ट के साथ। तो आप लोग को एग्ज़ाम को और सुलभ माने कि वो बढ़िया बनाने के लिए मैं एमसीक्यू का सीरीज़ लाया हूं, जो कि पहले मैंने 2 वीडियो बना चुका हूं। ये तीसरा वीडियो है जो आप लोग के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा एमसीक्यू क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। इसमें हर एक क्वेश्चन में जो हम टेक्निक अपनाएंगे सॉल्व करने का, वो चीज़ आप बढ़िया से देखोगे और सीखोगे, है ना। और अगर आप 3-4 वीडियो को अगर अच्छे से फॉलो कर लोगे तो आपको भी आदत बन जाएगी और बहुत कम समय में आप एमसीक्यू को सॉल्व कर सकते हैं। यानी कि अगर ये 20 एमसीक्यू है तो एटलीस्ट आपको 15 से 20 मिनट या 25 मिनट तक में आप लोग को सॉल्व कर लेना है। ये हमारी ओर से कोशिश करूँगा कि कैसे आपको जल्दी से जल्दी सॉल्व कर पाओ, इसके लिए मैं तरीका बताऊँगा। तो बिना देरी करते हुए पहला क्वेश्चन आप लोग के पास है जो दिया गया है। इसमें 20 एमसीक्यू हैं जो हम लोग को सारे क्वेश्चन को बारी बारी से करने हैं। तो पहला क्वेश्चन जो आपके सामने है कुछ इस प्रकार से बोल रहा है कि इसको पहले रीड करिएगा बढ़िया से, उसके बाद क्वेश्चन कीजिएगा, ठीक है। और इसमें मैं शॉर्टकट तरीका जो अप्लाई कराऊंगा, सिखाऊंगा, उसको आप ध्यान से और नोट करेंगे कॉपी में। आप एक कॉपी निकालिएगा और उसमें क्या क्या महत्वपूर्ण बातें हैं उस जो लिखने योग्य है आप ज़रूर उसको फॉलो करेंगे और लिखेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन बोला है कि इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल 3x² + 6x + k सच दैट, ये दिया हुआ है कि अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू कितना है -2/3, तो के की क्या वैल्यू होगी। तो बच्चों बहुत आसान होता है, इसमें जो कॉन्सेप्ट है ना उसको पहले समझो। इसमें जो कॉन्सेप्ट है, क्या कॉन्सेप्ट है, मैं कॉन्सेप्ट प्लस आंसर दोनों कराऊंगा, शॉर्टकट तरीके भी बताऊंगा। कॉन्सेप्ट इसमें जो है बच्चों वो समझना, हमारे पास px जो है वो क्या है ax² + bx + c, ये हमारा है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जहाँ पे a का वैल्यू ≠ 0 होना चाहिए, ठीक है ना। तो इसमें इसके 2 जीरो होते हैं, एक होता है अल्फ़ा, दूसरा होता है बीटा। अब ये हो गया जीरोज और ए बी सी जो होता है ना वो कोफिशिएंट्स होता है। क्या होता है? कोफिशिएंट्स होता है। और अल्फ़ा बीटा क्या होता है? जीरोज होता है। ये आपको पता होगा। इसमें 2 रिलेशन है बच्चों, इसमें 2 रिलेशन है। पहला रिलेशन होता है अल्फ़ा प्लस बीटा, इसको कहते हैं सम ऑफ जीरो। इसको क्या कहते हैं? अल्फ़ा प्लस बीटा है तो इसको कहते हैं सम ऑफ जीरोज। और ये किसके बराबर होता है? ये -b/a के बराबर होता है। और दूसरा रिलेशन होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरो, और इसको हम लोग लिखते हैं अल्फ़ा इंटू बीटा, और इसको हम लोग लिखते हैं c/a। ये फार्मूला होता है। ये रिलेशन होता है किसके? जीरोज और कोफिशिएंट के बीच का। अब इसी रिश्ते को यूज करके हम लोग क्या करेंगे, इसकी आंसर करेंगे। देखो बोला है कि अल्फ़ा बीटा जो है वो क्या है, इस पॉलिनोमियल का जीरो है। तो इसका मतलब कि a का वैल्यू 3 है, यहाँ से अगर देखोगे तो b का वैल्यू 6 है और c के जगह पे क्या लिखेंगे? k लिखेंगे। तो अल्फ़ा प्लस बीटा यहाँ पे कितना हो जाएगा? -b/a, और अल्फ़ा इंटू बीटा कितना हो जाएगा? c/a। ये किसके बराबर है? -2/3 के बराबर है। अब a एलसीएम आ गया तो ये ही लिखेंगे, तो ऊपर हो जाएगा -b + c/a = -2/3। अब सिंपल इस पर वैल्यू पुट करोगे, a का वैल्यू 3 है, b का वैल्यू 6 है, c का वैल्यू k है, तो ये हो जाएगा -6 + k/3, है ना, = -2/3। तो 3 से 3 कैंसिल हो रहा है ना। तो यहाँ से k का वैल्यू हम लोग बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। -6 + के बराबर कितना आ रहा है? -2 के बराबर आ रहा है। तो k का वैल्यू हो जाएगा -2 + 6, है ना। तो k का वैल्यू कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर डी हम लोग का क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। तो कितना आसान होता है, थोड़ा सा आप लोग को इसमें ध्यान देने की ज़रूरत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन आपके पास ये वाला क्वेश्चन है दोस्तों। बोला है कि x = 1 एंड x = 2 इज सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिस एंड दिस। तो क्या होगा a और b के बीच में रिलेशन? इस बात को आप समझोगे सबसे पहले कि जो x = 1 और x = 2 है ना, वो क्या है कि सॉल्यूशन है किसका 2x - 3y + a = 0 का, और इसका भी सॉल्यूशन है 2x + 3y - b = 0 का। तो हम लोग को इनमें से कौन सा आंसर होगा ये समझना है ना। तो सॉल्यूशन अगर है ये x = 1 और y = 1,
वाई इक्वल टू 2, है ना, वाई इक्वल टू 2। अगर ये इसका सॉल्यूशन है तो इसके इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, माने कि x के जगह पे 1 रखोगे, y के जगह पे 2 रखोगे, तो 2 1 जा 2 हो जाएगा यहाँ पे, माइनस का 3 इंटू 2 और माइनस प्लस का a इक्वल टू किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। तो 2 माइनस 6 प्लस ए इज इक्वल टू 0, तो ये -4 प्लस ए इक्वल टू 0, तो ए का वैल्यू 4 आया। इसको हम लोग नोट कर लिए, ए का वैल्यू कितना आया, 4 आया। अब हम लोग यहाँ से b का वैल्यू निकालते हैं, तो b का वैल्यू के लिए फिर से हम लोग x के जगह पे 1 रखेंगे, y के जगह पे 2 रखेंगे, तो ये 2 हो जाएगा, 2 1 जा 2 और 2 रखेंगे तो 6 माइनस का b इक्वल टू 0, तो ये 8 माइनस b इक्वल टू 0 हो रहा है, तो b का वैल्यू 8 हो रहा है, b का वैल्यू क्या हो रहा है, 8 हो रहा है। अब इसमें से हमको देखना है कि कौन वाला इसको फॉलो कर रहा है, यानी कि a के जगह पे 4 रखना है, b के जगह पे 8 रखना है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई b बराबर 8 को हम 2 इंटू 4 लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं बिल्कुल। तो b बराबर कितना हो जाएगा, b बराबर 2 इंटू ए, 8 का मतलब 4 का वैल्यू कितना है, a है, तो इसका मतलब b का वैल्यू जो होगा 2a के बराबर होगा। तो इसका मतलब देखो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन हम लोग का जा रहा है, ये है क्या, नहीं होगा सर, ये वाला है सर, देखो ये मिल जा रहा है, तो यही हम लोग का क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा, बाकी को देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे क्वेश्चन में क्या होता है कि हम लोग को ऑप्शन को इलिमिनेट करते हैं और जो बच जाता है वही हमारा आंसर भी होता है, ठीक है। तो इस बातों को आप ध्यान दीजिएगा और एकदम अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा। बता रहा हूँ ना कि ये बहुत आसानी से आप बना सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट लाइज ऑन, कहाँ पे लाइज कर रहा है इसको समझना है। तो सबसे पहली बात यहाँ पे हम लोग मिड पॉइंट क्या होता है समझो, मिड पॉइंट, तो मिड पॉइंट में कैसे हम लोग फाइंड करते हैं वो समझना। जैसे अगर मान लो यहाँ पे हमारा पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है, इसका कोऑर्डिनेट सपोज करो x1 y1 है और ये क्या करो x2 y2 ऐसा लिखा है, ठीक है। मिड पॉइंट का मतलब है इसके बीचों बीच वाला पॉइंट, तो ये सपोज करो p x y इसको बीचों बीच है, तो इस केस में ना इसको 1:1 रेशियो में डिवाइड करता है। तो p का कोऑर्डिनेट निकालने का जो फार्मूला होता है वही हमारा मिड पॉइंट होता है। मिड पॉइंट में क्या करते हैं कि देखो दोनों कोऑर्डिनेट x1 प्लस x2/2 कर दो और y1 प्लस y2/2 कर दो, कुछ नहीं करना है। इसका x कोऑर्डिनेट इसका x कोऑर्डिनेट के साथ ऐड करके 2 से डिवाइड करना है, इसका y कोऑर्डिनेट को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देना है, ठीक है। वही हमारा क्या होता है, मिड पॉइंट होता है। क्वेश्चन में हमारे पास दिया हुआ है p और q की बात कर रहा है, p है -4,5 और q है हमारा 4,6, तो इसका मिड पॉइंट क्या होगा। तो सपोज करो मिड पॉइंट इसका r है, क्या है, r है, जिसको मैंने x, y बोला। तो r x, y निकालने का फार्मूला जस्ट बताया, इसको और इसको जोड़ देंगे, मैंने 4 और -4 को जोड़ेंगे, -4 + 4 बटे 2 कर देंगे और 5 + 6 बटे 2 कर देंगे। तो ये वैल्यू जो आ रहा है वो 0 आ रहा है और ये 11/2 आ रहा है। अब ये 0,11/2 कहाँ पे होगा, अगर तुम ऐसे देखोगे, अगर ऐसे बनाओगे इसको, है ना, तो x डैश y डैश, है ना, 0,11/2। तो अगर मैं बात करूं तो ये x की वैल्यू 0 होगी और y की वैल्यू 11/2 होगी, मतलब इस जगह पे आएगा। इसका मतलब ये कौन एक्सिस में लाइज कर रहा है, वही तो पूछा था हम लोगों से। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी वाला हो जाएगा, y एक्सिस पे लाइज कर रहा है। एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना, अगर कोई कोऑर्डिनेट x, 0 टाइप का है या फिर 0, y टाइप का है, तो इस केस में जो पॉइंट लाइज करेगा वो x एक्सिस में लाइज करेगा और इस केस में जो पॉइंट है वो y एक्सिस में लाइज करेगा, ये याद रखना। और दोनों 0 है तो वो ओरिजिन पे लाइज करेगा, दोनों 0 है तो वो कहाँ लाइज करेगा, ओरिजिन पे लाइज करेगा। और एक चीज़ क्या है कि दोनों प्लस का साइन है, माने कि दोनों कोऑर्डिनेट प्लस है या फिर माइनस है या फिर माइनस है या फिर प्लस है। तो इस केस में क्या होगा, प्लस माइनस है। तो अगर दोनों प्लस है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाइज करेगा, कहाँ लाइज करेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाइज करेगा। माइनस प्लस है तो सेकंड क्वाड्रेंट में, माइनस प्लस है तो सेकंड क्वाड्रेंट में, दोनों माइनस है तो थर्ड क्वाड्रेंट में और प्लस माइनस है तो फोर्थ क्वाड्रेंट में, है ना। अब ये भी मैंने बता दिया कि अगर x, 0 है तो भैया ये लाइज करेगा x एक्सिस में, माने x की वैल्यू कुछ ना कुछ होगा, लेकिन y की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, तो ये क्या होगा, y एक्सिस में लाइज करेगा, और 0, y है, माने कि x की वैल्यू ऑलवेज 0, y का वैल्यू कुछ ना कुछ होगा, तो उस केस में y एक्सिस पे लाइज करेगी, ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, ई थीटा इज एन एक्यूट एंगल, है ना, थीटा क्या है, एक्यूट एंगल, इसको सेटिस्फाई कर रहा है। देन द वैल्यू ऑफ थीटा क्या होगा। तो देखो एक्यूट एंगल की बात कर रहा है तो ये 90 डिग्री तो एक्यूट होता नहीं, तो इसको हटा दो, ये होगा नहीं, है ना, ये गया हमारा, ठीक है। अब ये 30, 45, 60 में हो सकता है। अब एक बार इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, है ना।
तो 7 + 4 sin थीटा = 9 दिया है बच्चों। तो अगर मैं 7 को उधर भेज दूँ तो 4 sin थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9 में से 7 जाएगा सर 2 बचेगा। तो sin थीटा की वैल्यू अगर मैं चाहूँ दोस्तों तो 2/4 मतलब कि 1/2 हो रहा है ना। अब sin थीटा का जो वैल्यू होता है 1/2 कितने डिग्री में होता है, सारे बच्चे को पता होना चाहिए कि 30 डिग्री में होता है, इसलिए हमारा ऑप्शन कौन सा चला जाएगा, 30 डिग्री। तो 30 डिग्री ऑप्शन नंबर बी है, तो ये हमारा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, है ना। तो बहुत आसान है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर मूव करते हैं। अब इसमें बोल रहा है कि इसका वैल्यू क्या होगा। तो देखो क्या करना है, यहाँ पे tan² थीटा लिखा है, इसको सॉल्व करने के लिए सारे बच्चे जानते हैं 1/cos का मतलब होता है, 1/cos का मतलब होता है बच्चों sec थीटा, और 1/ अगर यहाँ पे साइन रहता बच्चों तो यहाँ लिखते cosec थीटा, और 1/ अगर यहाँ tan रहता बच्चों तो यहाँ लिखते cot थीटा। इसी तरह से बाकी का उल्टा होता है, 1/sec रहता तो बच्चों लिखते cos थीटा, 1/cosec रहता तो हम लोग लिखते sin थीटा, और 1/cot रहता तो क्या लिखते tan थीटा। तो ये हमारा हो जाएगा कितना, ये cos ऊपर चला गया तो sec थीटा हो गया, sec थीटा इंटू sec थीटा। दो चीज़ को क्या कर रहे हैं, दो चीज़ को हम लोग इंटू कर रहे हैं। जैसे 2 × 2 है, चाहे x × x है तो इसको 2² लिखते हैं, इसको x² लिखते हैं। इसी तरह से ये हो जाएगा हमारा, ये था हमारा tan² थीटा, और ये क्या है sec² थीटा। ये हमारा, अब इसका वैल्यू क्या होगा ये जानना है, ठीक है। अब ये देखो बेसिकली ये आइडेंटिटी का है, आइडेंटिटी में पहला आइडेंटिटी हम लोग का होता है वो होता है sin² थीटा + cos² थीटा = 1, और दूसरा आइडेंटिटी होता है sec² थीटा +1, है ना, sec² थीटा - tan² थीटा = 1, और एक होता है cosec² थीटा माइनस का cot² थीटा = 1। अब हमारे पास सिचुएशन क्या आया है कि tan² थीटा माइनस sec² थीटा। तो सर इससे मिलता जुलता है, लेकिन इसमें सर इसमें sec में माइनस है और tan में प्लस है, इसमें सर sec में माइनस है प्लस है और tan में माइनस है। तो क्या करोगे, तो यहाँ से माइनस कॉमन ले लो, तो माइनस कॉमन लोगे तो बच जाएगा sec² थीटा माइनस tan² थीटा। अब इसकी जो वैल्यू होती है 1 होती है, और बाहर माइनस लगाया तो ये -1, तो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या चला जाएगा, -1 चला जा रहा है। अब जैसे जैसे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ दोस्तों, इससे बेहतर और एक्सप्लेनेशन आपको पूरे यूट्यूब में नहीं मिलेगा। आप इसको एकदम ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा, आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा, ठीक है। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है कि HCF LCM दिया हुआ है, तो क्या होगा n - m की वैल्यू, मैंने HCF को m बोला और ये दोनों के LCM को n बोला, तो n - 7m की क्या वैल्यू होगी। तो इसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। सबसे पहली बात कि हम लोग HCF LCM दोनों का निकाल लेते हैं। तो ये 98 को फैक्टराइज करो, 28 को फैक्टराइज करो। 98 और 28 वाला तो आसानी से हो जाएगा सर, 4 × 7। 98 को क्या करेंगे, पहले 4 से डिवाइड हो जाएगा तो कर दे डिवाइड, 4 × 1 = 4, 2 = 8 हो जाएगा सर, 1 बचा, है ना। 4 से नहीं जा रहा है, 4 से नहीं जाएगा क्या, 4 से नहीं जाएगा, है ना। 4 1 8 नहीं जाएगा, 2 से जाएगा, तो 2 से जाएगा सर, 2 चौके 8, है ना, 2 चौके 8, 8 2 9 18, तो 49 इसको लिखेंगे 2 × 7 ये आपको आना चाहिए। यार इसको 4 को फिर क्या लिख सकते हैं हम लोग, 4 को फिर हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4 को हम लोग 2 × 2 लिख सकते हैं, 2 × 2 × 7 लिख सकते हैं, ठीक है। तो HCF हम लोग सीधा जानते हैं कि दोनों में जो कॉमन है वो हमारा क्या होगा, HCF होगा। तो ये कॉमन ये है, ये कॉमन ये है, तो मतलब कि 2 × 7 हमारा क्या होगा, HCF। यानी m की वैल्यू क्या होगी, m की वैल्यू क्या होगी, 14 होगी। n की वैल्यू निकालनी है, तो n की वैल्यू बाकी रह जाएगा, जैसे जो आ गया उसको एक बार लिखना है और जो बच गया उसको फिर लिख डालो, है ना। तो कितना आएगा ये 49, 7 दूनी 49 चौके, है ना, 49 × 4, तो 9 चौके 36, 9 चौके 36, 16 3 19, 196। तो ये हमारा आ रहा है 196, यानी n की वैल्यू जो आ रही है 196, m की वैल्यू आ रही है 14। तो n माइनस क्या बोला, 7m बोला, तो n का वैल्यू 196 और 7 × 14, तो 14 से इसको क्या करोगे हम लोग इंटू करोगे, तो 196 माइनस 7 चौके 28, 7 चौके 28, 7 कम 7, 7 और 2 9, 98 आ रहा है। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूँगा तो क्या होगा, 16 में 8 तो 8 और 18 में 9 तो 9, यानी 98 आ रहा है दोनों का। ये डिफरेंस, इसका वैल्यू कितना आ रहा है, 98 आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो ये बड़ा बेसिक क्वेश्चन था, थोड़ा सा काम करना था इसमें। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन क्या कर रहा है, आपको इसको पढ़िए बढ़िया से। बोला है कि द टेंजेंट ड्रॉन एट द एक्सट्रीमिटीज ऑफ द डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर ऑलवेज, क्या होता है, देखो इस बात को समझो। टेंजेंट ड्रॉ करना है किसके, डायमीटर के एक्सट्रीमिटीज। एक्सट्रीमिटीज का मतलब होता है अंतिम छोर, इसका मतलब क्या होता है, अंतिम छोर।
तो अंतिम छोर किसके, डायमीटर के अंतिम छोर। तो डायमीटर कैसे बनेगा, इसको पहले हम लोग बना लेते हैं एक सर्कल। ये रहा आपका एक सर्कल है ना, और ये रहा आपका डायमीटर, ये रहा आपका डायमीटर, ठीक है। अब इसके अंतिम छोर से, माने कि अंतिम छोर कौन कौन हुआ, ये एक बनेगा, ऐसे टेंजेंट एक बनेगा है ना, और एक टेंजेंट बनेगा हम लोग का ऐसे, एक टेंजेंट हम लोग को ऐसे बनेगा। अब ये बोला है, अब आगे की बात समझो, माने कि टेंजेंट ड्रॉ किए एक्सट्रीमिटीज़ ऑफ अ डायमीटर, तो वो हमेशा क्या होगा, ये दोनों टेंजेंट आपस में क्या होगा, तो पैरेलल होगा, परपेंडिकुलर होगा, इक्वल होगा, इंटरसेक्टिंग होगा। तो सर ये तो परपेंडिकुलर तो है नहीं दोनों, ये दोनों आपस में क्या है, पैरेलल है, तो हम लोग का क्या हो जाएगा, पैरेलल हम लोग का राइट ऑप्शन होगा। परपेंडिकुलर तो होगा नहीं, इक्वल भी होगा नहीं, और इंटरसेक्टिंग की तो बात ही नहीं है ना। चलो तो देखो ये समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ईजी था, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब आगे देखते हैं, आगे क्या कहा है सुनो। बोला है कि इन ट्रायंगल ABC एंड DEF, एंगल बी जो है एंगल ई के बराबर है, बी जो है वो ई के बराबर है, ठीक है। एफ जो है वो सी के बराबर है, एफ जो है वो सी के बराबर, माने कि दो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं, और बता रहा है कि ए बी जो है ना वो 3 टाइम्स ऑफ डी है। तो क्या दोनों ट्रायंगल क्या होगा, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। दो एंगल अगर बराबर हो जा रहे हैं किसी ट्रायंगल के, तो वो डबल ए से वो हो गया सिमिलर, डबल ए से क्या हो गया सिमिलर। तो सिमिलर का तो कोई बात ही नहीं है, कॉन्ग्रुएंट होने के लिए साइज बराबर होना चाहिए। लेकिन ये ए बी जो है ना वो 3 टाइम्स ऑफ डी है, इसका मतलब कि साइज में दिक्कत आ गई, साइज में क्या आ गई, दिक्कत आ गई। तो माने कि सिमिलर होगा लेकिन कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा। आप पढ़िए ऑप्शन को, कॉन्ग्रुएंट बट नॉट सिमिलर, सिमिलर तो होगा तो गया ही, नॉर सिमिलर वाला तो हटाना है पहले, है ना। कॉन्ग्रुएंट एज वेल एज सिमिलर, नहीं सिमिलर तो है लेकिन कॉन्ग्रुएंट नहीं है, तो लास्ट में कौन बच गया, डी बच गया। ये हम लोग का करेक्ट ऑप्शन डी ऑप्शन होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कर रहा है, आप समझो इसको। बोल रहा है कि एक एक्सप्रेशन दिया हुआ इस टाइप का है ना इक्वेशन, -1 के पावर n और -1 के पावर 8 = 0, तो n की क्या वैल्यू होगी, n की क्या वैल्यू होगी, है ना। देखो यहाँ पे एक चीज़ आपको समझना पड़ेगा, जैसे -1 के पावर 1 लिए, -1 के पावर 2 लिए, -1 के पावर 3 लिए, -1 के पावर 4 लिए, तो क्या आंसर आता है इसका। सर इसको -1 ही होगा सर, इसका -1 × -1 तो +1 हो जाएगा सर, इसमें -1 हो जाएगा सर, इसमें +1 हो जाएगा सर। आप क्या देख रहे होगे कि अगर इस पर ऑड पावर है, इस पर अगर ऑड पावर है, इस पर अगर ऑड पावर है, अगर इस पर ऑड पावर है तो वही नंबर मिल जाएगा, नेगेटिव मिल रहा है। और अगर इवन पावर है तो क्या मिल रहा है, पॉजिटिव मिल रहा है। क्या मिल रहा है, पॉजिटिव मिल रहा है। अब इस क्वेश्चन को समझोगे, यहाँ -1 के पावर 8 है, इसका मतलब इसका वैल्यू 1 होगा। हमको आंसर 0 लाना है, तो इसका मतलब ये -1 चाहिए। तो -1 कब आता है, -1 कब आता है, जब उसके पावर में ऑड होता है। तो ऑड वाला क्वेश्चन देखो है कहीं पे, हाँ, तो ऑप्शन नंबर सी हम लोग का क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा, है ना। पॉजिटिव इंटीजर में ऑड इवन दोनों आ जाएगा, नेगेटिव में भी दोनों आ जाएगा, इवन में तो होगा नहीं, तो ऑड में लेंगे तभी हमारा वैल्यू क्या होगा, 0 आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी जाएगा, ठीक है। ये आप क्वेश्चन जो देख रहे हो 10 नंबर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना। बोला कि 2 पॉलिनोमियल्स आर शोन इन द ग्राफ बिलो, द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट जीरो ऑफ बोथ द पॉलिनोमियल। ये क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझना बच्चों। देखो हम लोगों ने पॉलिनोमियल के बारे में क्या समझा है, हम लोग को पॉलिनोमियल माने कि अगर मान लो कोई ग्राफ एक्स एक्सिस को जितने जगह पे कट करेगा, एक्स एक्सिस को जितने जगह पे कट करेगा उतने नंबर ऑफ जीरोज होंगे, ऐसा पढ़ा होगा आप लोगों ने, है ना। तो ये 3 जगह पे कट कर रहा है, तो इसकी जीरो की संख्या कितनी होगी, 3 होगी। अब यहाँ पे 2 पॉलिनोमियल है, 2 पॉलिनोमियल है, क्या कर रहा है कि एक अपवर्ड है और एक डाउनवर्ड है, और दोनों एक ही जगह कट कर रहा है ना। तो बच्चे कहेंगे कि सर इस पॉलिनोमियल के लिए 2 हो गया सर, माने कि इस ग्राफ के लिए 2 ठो हो गया, इस ग्राफ के लिए तो सर 2 ठो हो गया, और ये ग्राफ के लिए भी 2 ठो हो गया। मतलब कि हमारे पास जो नंबर ऑफ जीरोज आएंगे वो 4 आएंगे। बिल्कुल बच्चे 4 आएंगे, लेकिन एक चीज़ आप यहाँ से समझना, बोला नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट जीरो। अब ये दोनों एक ही जगह पे कट कर रहा है ना, तो सपोज करो कि यहीं पे कट कर रहा हुआ ये नंबर मान लो 3 है और ये मान लो -3 है, या तो जो भी हो, है ना। तो x का वैल्यू 3 - 3 पहले ग्राफ के लिए होगा, x का वैल्यू माने कि जीरोज मैंने दैट मीन्स एक्स ही, है ना। और दूसरे ग्राफ के लिए भी 3 और -3 आ रहा है, तो ये तो रिपीटेड है ना। तो डिस्टिंक्ट पूछा है, तो डिस्टिंक्ट तो मेरे पास 2 ही बच रहे हैं, 3 या -3, इसीलिए इसका ऑप्शन क्या होना चाहिए,
2 होना चाहिए, 4 नहीं होगा। अगर आप 4 मारेंगे तो गलती हो जाएगा, है ना। 4 तब होता जब ये ग्राफ हमको ऐसे दिया रहता। सपोज करो एक ऐसे चला गया और एक सपोज करो एक ऐसे चला गया, तो इस केस में हमारा जो डिस्टिंक्ट 0 होता वो 4 होता। लेकिन यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा, 2 होगा। इसीलिए ये भी नहीं होगा, ये तो होने की चांस नहीं, ये भी होने की कोई चांस नहीं है। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन बहुत अच्छा पूछा गया था, है ना। बच्चों को फंसाने का काम करता है। आप बच्चे समझदार रहिएगा, फंसना नहीं है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, इस पे देखो ध्यान से समझना। बोला है इफ़ द सम ऑफ फर्स्ट m टर्म्स ऑफ AP इज 2m स्क्वायर प्लस 3m देन इट्स सेकेंड टर्म, इसका सेकेंड टर्म क्या है। देखो जो दिया है वो क्या है, इसको समझो पहले। सम ऑफ फर्स्ट m टर्म मतलब SM दिया है, SM है 2m स्क्वायर प्लस 3m बच्चों, है ना। हमसे पूछा कि सेकेंड टर्म क्या होगा, A2 हमसे पूछ रहा है। अब यहाँ से कैसे निकालोगे सब, तो देखो A1 जो होता है ना वो S1 ही होता है। A1 जो होता है वो क्या होता है, S1 होता है। A2 जो होता है ना वो S2 माइनस S1 होता है। A3 जो होता है ना वो S3 माइनस S2 होता है। ये चीज़ आपको ध्यान देना है। हमसे पूछा सर A2, क्या पूछा A2, तो A2 के लिए S2 माइनस S1 करोगे। बिल्कुल 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 बात समझ में आ रहा है आपको। हाँ, S2 माने m की जगह आप क्या रखोगे, 2 रखोगे, तो ये जगह 2 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2, है ना, माइनस m की जगह फिर 1 रखोगे ब्रैकेट लगा करके, 2 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1। तो इसको अब सॉल्व कर देना, जो आएगा वही बच्चों आंसर हो जाएगा। 2 दूनी 4 दूनी 8 प्लस का 6 हो जाएगा, है ना। 2 1 जा 2 प्लस 3 तो ये 5 हो जाएगा। तो कितना लिखेंगे, 13 में से 5 गया, 13 में से 8 6 14 में से 5 गया, तो कितना है बचेगा बच्चों, 9 होगा। तो 9 इज हमारा क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन जाएगा बच्चों। ठीक है, अब देखिए जो क्वेश्चन आया है, मोड मीन का डाटा 15x 18x दिया है, देन मीडियन ऑफ द डेटा क्या होगा। ये रामबाण फार्मूला है, ये एकदम रट्टा मार लीजिए आप लोग। मीडियन है ना, मीडियन आपसे पूछा है तो ये रिलेशन आपको याद रखना है। रिलेशन क्या होता है मीन मीडियन का, इसको मैं सिखा रहा हूँ आपको। इसमें ऐसे लिखना, 3 मीडियन इज इक्वल टू 2 मीन प्लस मोड। ये याद रखने का तरीका, ये ट्रिपल M होता है, इसको याद रखने का तरीका है 3 2 प्लस 1, यही होता है। क्या होता है, 3 बराबर क्या होता है, 2 प्लस 1। तो भैया 3 में क्या करना है, मीडियन, मीडियन सबसे बड़ा लिख देंगे मीडियन, फिर 2 मीन, फिर उसके बाद क्या लिखना, मोड, मीडियन मीन मोड कर देना, 3 2 1 याद रखना, ये आपको याद रखना है। हमको निकालना है मीडियन। मोड का वैल्यू दिया है 15x, मोड का वैल्यू दिया है 15x, रख दो 15x। 2 मीन, मीन का वैल्यू दिया है 18, तो 2 मीन तो कितना हो जाएगा 36x, है ना। 3 मीडियन, क्या निकालना है 3 मीडियन, तो मीडियन की वैल्यू चाहिए तो 3 डिवाइड कर देंगे। 36 प्लस 15 को जोड़ोगे, 6 5 11 के 3 1 4 1 5 17 81 हो गया, और नीचे ये 3 डिवाइड हो जाएगा, तो 17 से भागा लगाओगे तो 17x मिलेगा। तो 17x क्या निकल के आया बच्चों, मीडियन निकल के आया। मीडियन कितना हो जाएगा, 17x निकल के आएगा। वो मैं गलत मार रहा हूँ, ये 17x हम लोग का क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। 17x क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। 17x क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। तो ये फार्मूला आप लोग के लिए याद रखना है। ये रिलेशन पूछता है बच्चों, एग्जाम में डायरेक्ट पूछता है, इसलिए इसको आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। आप बच्चों अगर समझ में अगर थोड़ी सी भी कठिनाई आ रही होगी तो आप ज़रूर कमेंट में लिखेंगे कि सर इस पार्ट को आप नहीं समझ पा रहे हैं। आप छोटे छोटे बच्चे हो तो आप इसको एकदम रिस्पॉन्ड कीजिए कि कहाँ दिक्कत हो रही है, उसको आप ज़रूर मेंशन कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। बाकी मैं आपको हर एक समस्याओं को सॉल्व करने का कोशिश करूँगा। ठीक है, आइए देखिए 13 नंबर प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है ना। जैसे यहाँ पे क्या बोला है कि ए कार्ड इज सेलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम अ डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स, द प्रोबेबिलिटी ऑफ इट बीइंग अ रेड फेस कार्ड। रेड फेस कार्ड निकले, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो थोड़ा सा इस पर हम लोग कॉन्सेप्ट पे चर्चा कर लेते हैं, है ना। सारे बच्चे पढ़े होंगे लेकिन फिर भी एक बार पढ़ लो, फिर भी एक बार पढ़ लो बच्चों, है ना। सारे बच्चे पढ़े होंगे लेकिन फिर भी एक बार पढ़ लो। कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि अब देखो प्लेइंग कार्ड में जो होता है ना बच्चों, प्लेइंग कार्ड में टोटल कार्ड की जो संख्या होती है ना वो 52 कार्ड होती है। अब इसमें 2 कलर के होते हैं, है ना। कितने कलर के होते हैं, 2 कलर के।
कुछ रेड कलर होते हैं, कुछ ब्लैक कलर होता है, कुछ रेड कलर होते हैं, कुछ ब्लैक होता है। मैंने 2 बराबर भागों में बटा न, रेड की संख्या 26, ब्लैक की भी संख्या 26 हो जाएगी। ठीक है, अब इसमें 4 वैरायटी होती है। जो रेड होते हैं ना, कुछ एक ऐसे दिल कलर का होता है जिसको हार्ट कहते हैं, और एक ठो बर्फ़ी कलर का होता है जिसको डायमंड कहते हैं। बर्फ़ी कलर वाले को क्या कहते हैं? डायमंड कहते हैं। ऐसे ऐसे दिखता होगा, उसको डायमंड कहते हैं। और जो ब्लैक होता है ना, कुछ एक ब्लैक आपको ऐसे दिखता होगा, है ना। इस प्रकार से मैं बना रहा हूँ। ब्लैक वाला कुछ ऐसे रहता है, ऐसे ऐसे ऐसे, और एक ठो रहता है इस टाइप का, ऐसे, है ना। तो सबका नाम है। इसका नाम होता है हार्ट। इसका नाम क्या होता है? हार्ट। इसका नाम होता है डायमंड। क्या नाम होता है? डायमंड। इसका नाम होता है क्लब, और इसका नाम होता है स्पीड, है ना। अब सबकी संख्या जो होती है ना, सबकी संख्या 13 की होती है। ये भी 13 होता है, ये भी 13 होता है, ये भी 13 होता है, ये भी 13 होता है। तो टोटल मिला के कितने हो गए? 52 हो गए। अब इसमें समझना, इसमें जो स्टार्ट जो होती है ना, ए से स्टार्ट होती है, ए, उसके बाद 2 से लेकर कहाँ तक? 10 तक, उसके बाद जे क्यू के ऐसा लिखा रहता है ना। मैं इसको अच्छे से लिख दे रहा हूँ। टू वाला तो समझ रहे हो, 2, 3, 4, 5 कहाँ तक जाएगा? ये 10 तक जाएगा। उसके बाद आएगा जे क्यू के, ऐसा रहता है। ठीक है, आप समझोगे, आप इस बात को समझोगे, है ना। ए जो लिखा रहता है ना, इसका नाम होता है ACE, एक। अब बाकी 2, 3 को तो नंबर रहता है। जे को कहते हैं जैक, जे को क्या कहते हैं? जैक। क्यू को कहते हैं क्वीन, क्यू को कहते हैं क्वीन। के को कहते हैं किंग, के को कहते हैं किंग। और इस सब में फेस लगा रहता है, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया? इसका नाम पड़ गया फेस कार्ड। इसमें फिर चेहरा दिखता है, इसीलिए इसका नाम पड़ गया फेस कार्ड। अब देखो, फेस कार्ड यहाँ भी एक होगा, यहाँ भी एक होगा, यहाँ भी एक होगा, यहाँ भी एक होगा। इस टाइप से टोटल फेस कार्ड की संख्या, टोटल फेस कार्ड की संख्या, टोटल फेस कार्ड की संख्या, तो फेस कार्ड की जो संख्या होगी वो टोटल बच्चों 12 हो जाएगी। कितना हो जाएगी? 12 हो जाएगी। इसमें भी 2 पार्ट होंगे, एक 6 ब्लैक होंगे, कुछ ब्लैक होंगे, कुछ रेड होंगे। तो ब्लैक की संख्या जो बच्चों होगी वो 6 होगी, और रेड की संख्या बच्चों जो होगी वो भी 6 होगी। अब हमसे क्या पूछ लिया वो देखो आप, ये इतना आप समझ गए। अब यहीं से हम लोग क्वेश्चन कर पाएंगे। ये कार्ड इज सेलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स, द प्रोबेबिलिटी बीइंग अ रेड फेस कार्ड। देखो टोटल जो हो गया हमारा 52 हो गया। अब रेड फेस कार्ड पूछ रहा है बच्चों, तो रेड फेस कार्ड 6 है, तो मैं क्या करूँगा? ये क्या होता है फार्मूला? ये प्रोबेबिलिटी की फार्मूला क्या होता है? फिर प्रोबेबिलिटी का फार्मूला होता है कि भैया जो हमारा फेवरेबल आउटकम है अपॉन में क्या कर देना है? टोटल आउटकम। तो फेवरेबल मेरा 6 है सर, टोटल हमारा 52 है, तो 6/52 हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। 3 से ये 2 बार में कटेगा, 3 से ये कितने बार में कटेगा? देखो 3 से 17, 51, 5 नहीं, 3 से नहीं कटेगा। आप देखो 2 से काटना है ना, 2 से काटना है, तो 2 तिया 6, 2 26 दूनी 52, है ना। तो 3/26 आगे तो कटेगा नहीं, तो 3/26 मुझे दिखाई दे रहा है, और ऑप्शन नंबर कौन सा है? डी है। तो इस टाइप से बच्चों आप स्टडी करोगे और हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, है ना। वहाँ पे आपको समझ में आएगी चीज़ें और बहुत आसानी से आप कर पाओगे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बीच जो है मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये आप वीडियो को रोक करके आप इसको लिख सकते हैं। मैं इसको अब मिटाने जा रहा हूँ, है ना, क्योंकि इस क्वेश्चन को मैं नहीं मिटाऊंगा, काम चल जाएगा, हो जाएगा। देखो अब क्वेश्चन को, है ना, बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रेशनल नंबर √3 और √5 के बीच में कौन होगा? ये समझना। देखो पहले इसको देखना कि इसमें से जो रेशनल हमको चाहिए, तो पाई तो रेशनल नहीं होता, इसको हटा दो। अब ये नॉन रिपीटिंग एंड टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग है, तो ये भी हमारा नहीं होगा, इसको भी हटा दो। अब हमारे पास जो अड़चनें बची वो 2 जगह के बीच बची है। अब ये 2.32 ये भी रेशनल है, ये भी रेशनल है, लेकिन ये दोनों के बीच में कौन होगा ये देखोगे, है ना। जैसे √5 की जो वैल्यू होती है ना, वो 2.23 समथिंग कुछ होता है, 2.23 समथिंग होता है, तो इसका मतलब ये भी गया। तो बचा लास्ट में कौन? तो ऑप्शन नंबर डी। ये बहुत आसान क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन जो है वो क्लास 9 लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है, इसलिए घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है 15 नंबर की, बोला है कि इफ़ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल हैज़ आर्क 40 पाई स्क्वायर यूनिट, है ना, सर्कल का सेक्टर दिया है, तो सेंट्रल एंगल 72 डिग्री है, तो रेडियस क्या होगा? देखो हम लोगों ने क्या सीखा है सेक्टर के बारे में, उसको देख लेता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। बहुत आसान से पढ़िए, एकदम
मन लगा के पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं होगी, हमारे क्लास आपको एंजॉय लगेगा, ठीक है। मज़े मज़े में बहुत कुछ सीख भी जाओगे। ये सपोज करो ए है, ये सपोज करो बी है। हम लोग ये अगर थीटा है, ये अगर थीटा है, ये ओ सॉरी हाँ, ये ए है और ये बी है, ये हमारा थीटा है, ये हमारा ओ है ना। तो ये चीज़ जो होता है ना, ये सेक्टर होता है, ये सेक्टर। आप लोग सेक्टर के बारे में जैसे पिज़्ज़ा खाते होगे तो स्लाइस, जो पिज़्ज़ा का स्लाइस होता है वो सेक्टर ही होता है। हमसे पूछा कि भाई ये थीटा क्या होगा, ये थीटा दिया हुआ है कितना 72 डिग्री और इसका जो एरिया है वो भी दिया हुआ है, हमको रेडियस पूछा है। तो याद रखना एरिया ऑफ सेक्टर जो होता है, एरिया ऑफ सेक्टर जो होता है आपने पढ़ा होगा, वो होता है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब देखो क्या क्या दिया है आपको दिया सेक्टर का एरिया दे दिया 40 पाई, तो यहाँ रख दो 40 पाई सर, है ना, इक्वल टू, उसके बाद थीटा का वैल्यू 72 है तो 72 रख दो, 360 मैंने 60, पाई का वैल्यू रखना ही नहीं है आर स्क्वायर, तो पाई से पाई कैंसिल हुआ, 72 से कितना बार में कटेगा देखो तो 36 दूनी 72, 36 दे हैं, है ना, 2 पंचे 10, ठीक है। तो 5 इधर आ जाएगा, 40 इंटू 5 बराबर आर स्क्वायर बचा दोस्तों। तो आर की जो वैल्यू होगी वो √40 इंटू 5 हो जाएगा, है ना। तो 40 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 इंटू 10 मैंने 8 इंटू 5 इंटू 5 बाहर आएगा और 8 से भी 2 बाहर आएगा, तो 5 दूनी 10 √2 यूनिट हो जाएगा। तो 10√2 यूनिट हम लोग का क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा आंसर, है ना। तो इस चीज़ को आप समझोगे, ठीक। आते हैं सर्कल का एक क्वेश्चन है, बोला है इन अ गिवन फिगर PA इज टेंजेंट फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट P टू अ सर्कल विथ सेंटर O, और बता रहा है कि एंगल एक POB कितना है, POB है 115 डिग्री। तो AOP का वैल्यू पूछा है, AOP इसका पूछा है, APO को पूछा है, APO का। तो देखो बहुत आसान है, अब देखो ये तो 90 डिग्री हो गया, क्योंकि रेडियस ड्रॉन किया गया है टेंजेंट पे, कहाँ से, सेंटर से, इसीलिए 90 डिग्री हो गया, ये हो गया 90 डिग्री, है ना। 115, अब ये लीनियर पेयर से कितना हो जाएगा, 180 में से 115 घटा दो, तो 10 में से 5 गया 5 सर, 7 में से गया 6, तो ये 65 डिग्री हो जाएगा, क्या हो जाएगा 65 डिग्री। अब इसको पूछा है तो ये ट्रायंगल बन गया, तो ट्रायंगल के तीनों कोनों का योग 180 होता है, तो 180 माइनस कितना करोगे 90 + 65, तो 180 माइनस इसको जोड़ोगे 5 9 6 15, है ना, तो 155, तो बच गया कितना, 10 में 5 से कितना जोड़ा जाए 25 हो जाएगा। तो हम लोग का ऑप्शन ये करेक्ट ऑप्शन चला जाएगा, 25 हम लोग का आंसर होगा, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन जो है वो हाइट एंड डिस्टेंस से आपका है, बोल रहा है कि आप काइट आर फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 150 मीटर फ्रॉम अ ग्राउंड, इट अटैच टू अ स्ट्रिंग इंक्लाइंड एन एंगल ऑफ 30 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल, द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग क्या होगा। आप लोग जैसे अभी सीजन आ गया पतंग उड़ाने का, केवल पतंग उड़ाते हो, ऑब्जर्वेशन तो करते नहीं। तो देखो क्या हो रहा है कि पतंग उड़ रहा है कितने मीटर हाइट पे, पतंग जो है हमारा उड़ रहा है 150 मीटर हाइट पे, 150 मीटर हाइट पे हमारा पतंग उड़ रहा है, 150 मीटर हाइट पे हमारा क्या उड़ रहा है, पतंग उड़ रहा है। तो पतंग उड़ रहा है तो पतंग कहीं ना कहीं से ऐसा है, हमारा पतंग हमारा ऐसा है, तो इसका डोरी इधर होगा, तिरछा सीधा तो उड़ा नहीं सकते हो आप, पतंग को हमेशा क्या उड़ाओगे, तिरछा ही तो उड़ाओगे, तिरछा ही उड़ाओगे, ऐसा कुछ है ना। अब बता रहा है कि ज़मीन से अटैच्ड है कितने डिग्री पे, 30 डिग्री पे। तो ये सपोज कर लो ये ज़मीन है, इससे अटैच है कितने पे, 30 डिग्री पे, ये 30 डिग्री पे अटैच है। हमको ये बताया कि 150 ऊंचाई पे उड़ रहा है, 150 मीटर ऊंचाई, इतना ऊंचा में उड़ रहा है, ठीक है ना। और ये 30 डिग्री बताया, बोला कि लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, तो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग कौन है, यही वाला लेंथ है, इसको मान लो, है ना। इसका जैसे ये 90 डिग्री बनाता है, ये तो है ना। तो हम लोग क्या जानते हैं, ये किसका रिलेशन है, इसको फाइंड करना है, ये दिया है। तो ये भाई हाइपोटेनस है, ये क्या है, परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस जो होता है वो साइन थीटा होता है, तो साइन 30 डिग्री बराबर, साइन थीटा में 30 डिग्री बराबर P/H होता है। तो P का वैल्यू 150 और ये हम लोग को H ये निकालना है, ये मान लेते हैं कि हमारा लेंथ y है ना। तो ये y हो गया, तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2, 150/y, है ना। तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा 300, तो 300 जो मीटर है वो हमारा क्या हो जाएगा, 300 मीटर हो जाएगा स्ट्रिंग का लेंथ। तो ये हम लोग का क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा बच्चों, है ना। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन को आप ध्यान से समझेंगे। बोला कि ये पीस ऑफ वायर इज 20 सेंटीमीटर लॉन्ग, है ना, इज बेंट इनटू द फॉर्म ऑफ एन आर्क ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस इतना सेंटीमीटर, द एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क क्या हुआ। देखो इसमें मैं जल्दबाजी से बता रहा हूँ, फार्मूला याद रखना। आर्क का फार्मूला जो होता है, लेंथ ऑफ आर्क का फार्मूला होता है θ/360 × 2πr। अब देखो यहाँ से आर्क दिया है
पीस ऑफ वायर 20 मीटर का वही हमारा आर्क है, तो 20 हो गया ये। थीटा का वैल्यू निकालना है, थीटा रहने दो 360, 2 पाई, पाई रहने दो, आर का वैल्यू 60/पाई है तो 60/पाई रख दो, पाई से पाई कैंसिल, थीटा यहाँ से निकालना है ना, तो 0 से 0 कैंसिल, 6 से ये 6 बार में 2 तिया 6, 3 इधर चला गया, 20 × 3 तो ये कितना हो जाएगा 60। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 60 आ गई, तो 60 हम लोग का क्या हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब असर्शन रीजन के 2 क्वेश्चन आपके पास है, ये समझना, तेजी से समझना। द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग अ नंबर ऑफ रैंडम अ नंबर एट अ रैंडम फ्रॉम द नंबर 1 to 20 इज 1, ये गलत बात है। 1 से 20 तक के नंबर में से किसी एक नंबर को उठाना 1/20 होगा, ना कि 1, तो ये असर्शन मेरा गलत हो गया। क्या बोला कि फॉर एन एवरी इवेंट P इज 1 इज देन इज कॉल्ड श्योर इवेंट, ये सही है, ये सही है, लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं करता है, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर डी चला जाएगा। इसके लिए ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, है ना। आगे पढ़ो, बोला कि वी ज्वाइन 2 हेमिस्फीयर ऑफ सेम रेडियस, मैंने 2 हेमिस्फीयर को सेम रेडियस को क्या कर रहे हैं ज्वाइन कर रहे हैं इस टाइप से, तो ये क्या बनेगा स्फीयर बनेगा, ये बात सही है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर ऑफ रेडियस आर इज नहीं, ये इसका होता है 4πr², मतलब कि एक सही है, ये सही है, बट रीजन क्या है गलत है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर क्या चला जाएगा सी चला जाएगा। तो बच्चों इस वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको समझोगे बड़ा मजा आएगा और इसको नोट कर करके लिखोगे बच्चों, बाकी आपकी इच्छा है ना। और अगर पसंद आया तो लोगों के बीच शेयर करें, दोस्तों के बीच शेयर करें और लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।